मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध के बादल घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ अंतरिम शांति समझौता अब गंभीर संकट में नजर आ रहा है। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर अटैक किए हैं। वॉशिंगटन का कहना है कि ईरान ने सीजफायर का सम्मान करने का मौका गंवा दिया है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले के पीछे तेहरान का हाथ था। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में ईरान के केशम द्वीप, सिरिक और होर्मुज़ान क्षेत्र में मौजूद सैन्य ठिकानों, ड्रोन क्षमताओं, एयर डिफेंस सिस्टम और समुद्री माइन बिछाने से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट के उत्तर में कई धमाकों की पुष्टि की है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, या फिर कहें महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। ऐसे में यहां बढ़ता सैन्य तनाव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कच्चे तेल की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। लगातार दूसरे दिन हुई सैन्य कार्रवाई ने इस आशंका को और मजबूत कर दिया है कि हालिया संघर्ष विराम अब टूटने के कगार पर है और मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बड़े टकराव की ओर बढ़ सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है, तनाव गहराता हुआ नजर आ रहा है और सवाल ये है कि क्या ये संघर्ष विराम टूट जाएगा। इसी पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं कि करके तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ मेरे कुलीग नासिर खान जुड़ रहे हैं, साथ साथ हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। मनोज कुमार हमारे साथ है, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर अजिताभ सिंह है, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले नासिर का रुख कर लेते अपडेट्स के लिए। नासिर, ओवर टू यू। देखिए मोनिका, बिल्कुल जो हमने पिछले कई दिनों से देखा था, जब एमओयू साइन किया गया, उसमें जो है कई सारे एग्रीमेंट जो है साइन किए गए। स्पेशली जो सीज फायर के रिलेटेड जो बात हुई थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो बात हुई थी, उस पर हमने पहले से ही देखा कि दोनों तरफ से जो है ऐसे स्टेटमेंट सामने आए जिससे कहीं ना कहीं लगता था कि जो जो ये सीज फायर है ये कुछ दिन का मेहमान है, और वही तस्वीर जो है सामने आई। लगातार हमने पिछले 24 घंटों से देखा कि लगातार जो है अटैक जो है बार बार हो रहा है। उसका रिटेलिएट जो है ईरान भी कर रहा है, और अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जो है अटैक्स किए। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो बातचीत है, जो एमओयू साइन किया है या जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस की गई है, वो खाली टेक्निकली पे जो है वो जिंदा है। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो है तस्वीर कुछ और देखने को मिलेगी। जिस तरह से कल से लगातार हमने देखा कुछ अपडेट्स जो आ रहे हैं हमारे पास, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों कंट्रीज जो है वो चाहते नहीं है कि दोनों कंट्रीज में या पूरे मिडल ईस्ट में जो है पीस लौट के आए। जिस तरह से मिसाइल ड्रोन अटैक्स जो है वो किए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से भी किए जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कई सारे मिलिट्री सैन्य जो जगह है वहां पे जो है उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद रिटेलिएट में ईरान की तरफ से भी जो है ड्रोन अटैक्स के साथ मिसाइल अटैक्स भी जो है वो किए गए। उससे कहीं ना कहीं लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक मेन मुद्दा बना हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा जो पहली बातचीत हुई थी, फर्स्ट पीसफुल टॉक जो हुई थी, उस पर भी जो बातचीत जो है इन्हीं दो मेन कंडीशन पे अड़की। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, दूसरा यूरेनियम और न्यूक्लियर को लेकर। लेकिन राइट। आज भी देखा जा रहा है कि आज भी इन्हीं दो पे जो है विवाद दोनों कंट्रीज में उठा हुआ है, और दोनों कंट्रीज चाहती है कि हम कोई झुकने का नाम नहीं ले रहे, ना तो ईरान झुकने का बिल्कुल, नाम ले ऐसे रहा है में और ना सवाल ही। ये है कि अगर कोई झुकेगा नहीं और अगर एक पेज पर नहीं आएगा तो बातचीत कंटिन्यू कैसे चलेगी। लॉटरी नासिर, आपके पास एक अपडेट जरा दर्शकों को बता दें। लगातार दूसरे दिन यूएस ने ईरान पर अटैक किया, हमला किया है। दूसरे दिन लगातार अमेरिका द्वारा ईरान पर ये हमला, ईरान के केशम द्वीप और सिरिक में कई धमाके। ईरान ड्रोन हमले के बाद अमेरिका की जवाबी कार्रवाई, हॉर्मुज में जहाज में हुए हमले के बाद ये अटैक किया गया। तो ये स्थिति फिलहाल नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में। देवनाथ जी, क्या अब ये माने कि ऑफिशियली सीजफायर टूट गया है? अनम्यूट कर लीजिए देवनाथ जी। योगी देवनाथ जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है मुझे, एक बार अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, परफेक्टली फाइन, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ। अभी तक जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उनके अनुसार बातचीत चल रही है, लेकिन पृष्ठभूमि में छोटे छोटे हमले भी चल रहे हैं। अगस्त के आखिर तक बातचीत चलती रहेगी
और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही बातचीत जो है एक समझौते में परिवर्तित हो सकती है। लेकिन ईरान ने बार बार कहा है कि अगर कोई शिप बिना ईरान की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्लियरेंस के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करेगी तो फिर ईरान की आईआरजीसी उस पर हमला करेगी। और ऐसा हो चुका है। आज से 3 दिन पहले एक कमर्शियल शिप पर आईआरजीसी ने हमला किया था, जिसमें कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद दुनिया भर के जितने शिप्स हैं अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर नहीं रहे हैं। हाँ, अमेरिका ने भी इसका काउंटर करते हुए ईरान के जो कोस्टल एरियाज में जो ड्रोन के लॉन्चिंग साइट्स थे या ईरान के जो कोस्टल साइट्स एरियाज में जो सर्वेलेंस रेडार थे उन पर हमला किया। जी, ये छोटे छोटे हमले चलते रहेंगे, लेकिन पृष्ठभूमि में बातचीत चल रही है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन देवनाथ जी, कहीं ना कहीं इस तरह से हमले हो रहे हैं, ऐसे में संशय के बादल जरूर मंडराने लगते हैं। आज फिर ईरान पर अमेरिका का हमला, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कमर्शियल शिप पर हमले के बाद कार्रवाई। हॉर्मुज में एमटी कीकू पर अटैक किया था, पनामा का झंडा लगे शिप पर ईरान का अटैक। सेंटकॉम ने ईरानी ठिकानों पर हमला किया। तो ये जानकारी आपके साथ साझा करें। एक तरफ बातचीत चल रही है और एक दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हॉर्मुज में यह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से ईरान पर अमेरिका का हमला, कमर्शियल शिप पर हमले के बाद कार्रवाई। हॉर्मुज में एमटी कीकू पर किया था हमला, पनामा का झंडे लगे शिप पर ईरान का अटैक। डॉक्टर जिताब, एक कमेंट आपका। देखिए, ये तो अभी बढ़ता ही जा रहा है मोनिका जी। अब खबर लेटेस्ट ये आ रही है कि ईरान ने भी हमला कर दिया फिर से। ईरान ने अमेरिका के 2 बेसेस पे बहरीन में जो उसका 5th नेवल फ्लीट है उस पे अटैक किया है, और कुवैत में जो उसका एयर बेस है उस पे भी अटैक किया है। तो अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दूसरी बार कह लीजिए पिछले 2 दिन में ये दोनों तरफ से अटैक एंड काउंटर अटैक हो रहे हैं। ये तो साफ दिखाता है कि सिचुएशन अब अनियंत्रित हो गया है और बातचीत या एमओयू में जो भी प्रोविजन है वो कुछ भी काम करता नहीं दिख रहा है। 2 मेजर पॉइंट जो एमओयू का है वो मैं यहाँ पे रेखांकित करना चाहूंगा कि एक डी कन्फ्लिक्शन सेल की बात थी कि इस तरह के छोटे छोटे जो भी हमले अगर हो सकते हैं या होते हैं तो उनको रोकने के लिए एक डी कन्फ्लिक्शन सेल होगा। वो हॉर्मुज ईरान के साथ भी लागू होगा, ईरान में भी वो काम करेगा और लेबनान बॉर्डर पे भी काम करेगा। तो ये डी कन्फ्लिक्शन से सिर्फ पेपर पे ही है, कहीं पे उसकी धरातल पे दिख नहीं रही है। दूसरी तरफ एक हॉटलाइन की भी बात की गई थी कि एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल होगा जो इस तरह के अगर कोई विवाद आते हैं, कोई अटैक होता है तो वहां पे ये सॉर्ट आउट किया जाएगा। हॉटलाइन से डायरेक्ट ईरान के आईआरजीसी से बात कर सकते हैं अमेरिका की फौज और सेंटकॉम, और मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, तो वो भी काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से तो एमओयू में जो भी प्रोविजन है वो फेल करता दिख रहा है। दूसरी तरफ जो एक मैं कहूंगा बहुत ही लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ है, ट्राइपर्टाइट कह लीजिए, त्रिपक्षीय, अमेरिका, लेबनान और इजराइल तीनों के मिलके वो एग्रीमेंट भी काम करता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में जो एमओयू साइन हुआ है ना वो काम करता दिख रहा है, ना जो इजराइल लेबनान में अटैक के लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो काम करते दिख रहा है। तो और दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप तो थ्रेट दे रहे हैं, ओपनली उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा है कि अगर ऐसे ही भड़कता रहा, अगर ऐसे ही अटैक होता रहा तो हम कंप्लीट करेंगे अपना मिशन, हम इस अटैक को कंप्लीट करेंगे और ईरान को खत्म कर देंगे। ये अब वो थ्रेट दे रहे हैं। तो इस तरह के थ्रेट पहले भी देते रहे हैं, तो ये खतरा अब लग रहा है मोनिका जी कि कहीं और ज्यादा न बढ़े ये युद्ध। राइट। इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। होर्मुज़ान में अमेरिका का बड़ा हमला, होर्मुज़ान में अमेरिका का बड़ा अटैक, सिरिक द्वीप पर सुने गए कई धमाके। एयर डिफेंस और ड्रोन क्षमताओं पर यह हमला हुआ है, माइन लेयर क्षमताओं को भी निशाना बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिका का बड़ा अटैक, सिरिक द्वीप पर सुने गए कई धमाके। मनोज जी, आप ये जो अटैक्स हो रहे हैं, बैक चैनल बातचीत हो रही है, इनके मायने क्या है? भाई बात करनी है तो बात कर लें, और अगर अटैक्स ही होने हैं तो फिर ये 60 दिनों के समझौते का जो ये ढोंग रचा गया, इसके क्या मायने हैं? इंटेंशन है भी बातचीत की नहीं है किसी की यहाँ पे?
ऐसा लग रहा है कि दोनों कंट्री ने एक मजबूरी में जो है समझौता के टेबल पे आया है, इसीलिए हम लोग इस तरह का देख रहे हैं कि पहले जो है ईरान ने हमला किया, जो कि ओमान के एरिया में जो है एक शिप जा रहा था। तो ईरान का ये कहना है कि जब तक परमिशन ना हो तब तक जो है कोई भी शिप जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस नहीं करेगा। वहीं अमेरिका किसी न किसी रूप से ये करना चाहता है कि विदाउट परमिशन जो है उस एरिया में जो है शिप जाएगा, और ये ट्रायल बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि किया गया था। तो बैक चैनल तो बात होगी ही, क्योंकि एक एक डोमेस्टिक ऑडियंस जो अमेरिका का है उसको भी सेटिस्फाई करना है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस वहाँ पे जो है तरह तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि आपने युद्ध क्या किया और अब तक अचीवमेंट क्या था। और अब जो है अभी तक जो है डोनाल्ड ट्रंप को कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ यानी मनोज एडवांटेज जी, जो है। जिस शब्द का इस्तेमाल मैंने किया कि डोम किया जा रहा है, वही आपने जिक्र किया कि डोमेस्टिक ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना, उन्हें भी ये बताना है कि हम बातचीत के पक्षधर हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, जो खबर आ रही है उसके हिसाब से रशिया पर यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक किया है। ड्रोन और क्रूज मिसाइल से रूस पर अटैक किया गया। सिर्फ उत्तर दिशा से 370 ड्रोन से हमला किया गया है। कुछ अज्ञात मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। रूस की रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया है। यूके देवनाथ जी, ये रशिया और अगर हम यूक्रेन का जिक्र करते हैं तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये युद्ध काफी लंबा चल गया है और अभी की स्थिति अगर देखें तो लगातार एस्केलेशन नजर आ रहे हैं। जी हाँ मोनिका, हो ये रहा है कि रूस जो है अपनी प्रबल शक्ति को दिखा नहीं पा रहा है। जब ये युद्ध चालू हुआ था तो दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का आंकलन ये था कि महज 15 दिन के अंदर रूस जो है यूक्रेन के ऊपर काबू कर लेगा, कीव में पहुंच जाएगा। लेकिन यूक्रेन को इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में नेटो के देशों द्वारा, अमेरिका द्वारा एंटी टैंक मिसाइल्स दिए गए, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स दिए गए कि रशियन टैंक भी रुक गए और रशियन एयरक्राफ्ट भी आसमान में नहीं आ सके। अभी फिलहाल पिछले 6 महीने से एक टिट फॉर टैट युद्ध चल रहा है, जिसमें रूस अपने ड्रोन्स को भेजता है यूक्रेन में दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसॉन पर हमला करने के लिए। कुछ रशियन जो ड्रोन हैं वो अटैक कर रहे हैं कीव में। लेकिन रशिया ने एक अद्भुत बात है, अभी तक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के महल पर कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया। ये वाकई चौंकाने वाली बात। आकलन ये है कि रूस उम्मीद कर रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब दोनों पक्ष बातचीत के जरिए इसको सुलझा लेंगे और फिर रूस का इन्फ्लुएंस जो है वो यूक्रेन पर आ जाएगा। इसलिए रूस ने अभी तक ज़ेलेंस्की के पैलेस पर या कीव में जो उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उस पर हमला नहीं किया है। हाँ, यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देश बेहतरीन ड्रोन्स दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो रूस के अलग अलग ठिकानों पर, उनकी रिफाइनरीज पर और मॉस्को में जाकर रशियन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स पर भी हमला कर रहा है। लेकिन देखो मोनिका, ये ड्रोन अटैक करके कोई जीत नहीं सकता। अगर युद्ध जीतना है तो उभय पक्ष को एक दूसरे के ऊपर अपनी इन्फेंट्री को भेजना पड़ेगा, टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को जमीनी रास्ते से भेजना पड़ेगा जी। तो जमीनी हमले जो हैं, जमीनी युद्ध जो है अभी बहुत ही सीमित है या ना के बराबर है जी। बिल्कुल। इस बीच एक और अपडेट जरा साझा करें। रूस पर यूक्रेन सेना का हमला, स्लावियांस्क की तेल रिफाइनरी पर भी अटैक किया गया है। तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। ड्रोन हमले में रूसी तेल रिफाइनरी तबाह हुई है। ड्रोन हमले से रिफाइनरी में आग लग गई है। यानी कि मनोज जी, आप युद्ध नहीं जीता जाएगा, लेकिन यूक्रेन जिस तरीके से अटैक कर रहा है, तेल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है, या फिर मॉस्को तक जिस तरीके से अटैक हुए हैं, ये संदेश देने की कोशिश कि यूक्रेन रूस पर हावी पड़ रहा है, या फिर यूक्रेन डिसाइड कर सकता है आगे की स्थितियां? ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जब तक वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो कंट्रीज जो है सपोर्ट करते रहेगा यूक्रेन को, ये युद्ध जो है कंटिन्यू रहेगा। हालांकि यूक्रेन के लोगों का भी मानना है कि किस जो है पीस टॉक होना चाहिए और शांति होना चाहिए सीरिया में। अल्टीमेटली वहाँ का प्रॉस्पेरिटी और लोगों का ही जो है लॉस हो रहा है।
तो ये वहाँ भी जो है वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे ब्रिटेन हो, ये युद्ध को जो है कंटिन्यू करना चाह रहा है। इससे ये सोच रहा है कि रशिया का जो इकोनॉमिक पावर है उसको और युद्ध में इन्वॉल्व करा करके, और जो सैंक्शंस रशिया पे लगाया है इससे जो है स्वाभाविक है कि इकोनॉमिक कंडीशन रशिया का वो वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। तो ये कंटिन्यूटी में इसीलिए रखना चाह रहा है कि किसी न किसी तरह से जो रशिया एक पावर के रूप में वो पहले से ही रहा है, अब उसको कंटिन्यूटी ना रहे। इकोनॉमिकली और डैमेज किस तरह से किया जाए, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि रशिया से ऑयल भी जो है इंडिया पहले लेता था और कभी कभी डिसकंटिन्यूटी होते रहा है, कभी सेल होता है नहीं होता है। तो मार्केट पे जो है रशिया का दबदबा कम रहे, ना के बराबर रहे। इसी दरमियान में ऐसा लग रहा है कि जी। यूरोपियन नेशन हो, चाहे नाटो कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका का भी, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये भी एक बोल रहा है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। तो आने वाले समय में अगर ईरान वाला ये युद्ध अगर कुछ समझौते की ओर आगे बढ़ता है तो शायद अमेरिका का ये भी इशू हो कि रशिया यूक्रेन के युद्ध को किस तरह से सीज फायर के रूप में एटलीस्ट अचीव किया जा सके, ताकि वो वर्ल्ड को फिर दिखा सके कि जी। फिर से गर्मा गर्मा उन्होंने कंट्रीज में समझौता कराया। ठीक है, वोल्गोग्राद में क्रूज मिसाइल से अटैक, वोल्गोग्राद में क्रूज मिसाइल से अटैक हुआ है। यूक्रेन का फ्लामिंगो मिसाइल से भीषण हमले के बाद वोल्गोग्राद में आग लग गई। नासिर, देखिए मोनिका, वोलोग्राड में जो है 3 मिसाइल जो है बार बार दागे गए यूक्रेन की तरफ से। ऐसे अटैक जो है इससे पहले भी हमने देखे, लेकिन इंस्टॉलमेंट से ये कंटिन्यूअसली अटैक जो है ना रशिया यूक्रेन पे कर रहा है और ना ही यूक्रेन जो है रशिया पे कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है। लेकिन कल जिस तरह से यूक्रेन की तरफ से जो अटैक्स किए गए, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा उन इलाकों में, उन चीजों पे जो है उनको टारगेट किया गया, जिससे कहीं ना कहीं रशिया को जो एक इकोनॉमिक सेटबैक लग सकता है। चलिए वोलोगराड की बात करें, ऑयल रिफाइनरी की बात करें, वहां पे जो है मिसाइल्स और करीबन 350 ड्रोन जो है वो दागे गए उससे सॉरी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा कि अटैक जो है अब बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ से अगर देखा जाएगा मिडल ईस्ट में पहले से ही तनाव था, लेकिन रशिया और यूक्रेन जो है बिल्कुल शांत बैठा था। लेकिन अब कुछ दिन से लगातार हमने देखा कि यूक्रेन की तरफ से अब रशिया को जो है निशाना बनाया जा रहा है, और रशिया की तरफ से अभी रिटेलिएट तो नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से 350 के करीब ड्रोन जो है वो यूक्रेन की तरफ से दागे गए, उसके साथ साथ तीन बैक टू बैक मिसाइल जो है वो दागे गए, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि फिर से एक बार रशिया और यूक्रेन की तस्वीरें वही देखने को मिलेगी जो आज से 6 माह पहले हमें देखने को मिली, जी। जब दोनों तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक जो है कंटिन्यूसली किए जाए, और उन जगहों पे जो है अटैक्स किए जा रहे हैं रशिया पे, जहाँ पे कहीं ना कहीं रशिया को जो है कि वजह सेटबैक जो इकोनॉमी में लग सकता है। अब ये ठीक है। देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में रशिया और यूक्रेन की भी तस्वीर क्या पहले ही वही देखने को मिलेगी जो हमें आज से कुछ महीने पहले देखने को मिली थी। जी ठीक है। मोनिका। डॉक्टर अजिताभ, 2022 से फुल फ्लेजेड युद्ध ये शुरू हुआ और उसके बाद अभी इसकी तस्वीर आप क्या देखते हैं, भविष्य इसका क्या देखते हैं? अभी जिस तरीके से कुछ दिनों से हमले दोबारा शुरू हुए हैं नए सिरे से, इनके क्या मायने हैं, किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है? देखिए मोनिका जी, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरह से अभी पिछले इसी महीने के शुरुआत में जो G7 की मीटिंग हुई फ्रांस में, उसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अटेंड किए थे और उस समय ये दोहराया गया यूक्रेन को G7 एंड नेटो के देश और सपोर्ट करेंगे, टैंक मिसाइल वगैरह देंगे। तो इस तरह से री हुआ है और उसकी वजह से यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कह लीजिए लॉन्च किया था रूस पे। मॉस्को तक वो पहुंच गए थे, अटैक किया था। दूसरी तरफ रूस के तेल ठिकानों पे अटैक हुआ था और उसी की जवाबी कार्रवाई में रूस ने ये अटैक किया है। तो ये 4 साल होने को आए, देखिए इसकी अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। एक तरफ G7 एंड नेटो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, और सपोर्ट कहीं कभी कम कर देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं। ये सारे आप कह लीजिए विवाद की जड़ में ये नेटो का जो एक्सपेंशन है, जिसके लिए यूक्रेन कोशिश कर रहा है, अभी तक अमेरिका और यूरोप के देश उसको इनडायरेक्ट सप्लाई चेन भी उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, उसको सह भी दे रहे हैं। खुल के या तो आ जाए या फिर इसको सुलह कराएं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ये प्रॉमिस किया था, राष्ट्रपति बनने के बाद ही एक दिन के अंदर, मतलब 48 घंटे के अंदर उन्होंने ये क्लेम किया था अपने मैनिफेस्टो में कि वो यूक्रेन रूस युद्ध को रुकवा देंगे। और अभी देखिए उनका 1.5 साल हो गया,
वो अब एक दूसरा नहीं तीसरा कैंपेन चला चुके हैं। बीच में उन्होंने वेनेजुएला में अटैक किया, वहां कैप्चर कर लिया उसके राष्ट्रपति को। अब उनकी नजर ईरान पे लगी हुई है। तो कितने वॉर इस तरह से दुनिया झेलेगी, और इसकी वजह से पहले ही जो रूस यूक्रेन की लड़ाई 2022 में शुरू हुई, उसकी वजह से तेल संकट, ऊर्जा संकट बढ़ा, खाद्यान्न संकट बढ़ा, और अब तो इस लेवल पे पहुंच गया है कि ईरान आते आते दुनिया भी एक तरह से दम तोड़ने की स्थिति में है। पूरी सप्लाई चेन जो है वो नेस्तनाबूद हो गई है, तेल की गैस की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। और इस तरह से अभी देखिए यहाँ भी कंटिन्यू चल रहा है, ईरान में फिर से द्वंद्व शुरू हो गया है। ऐसे में तो तेल के दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं, और अगर तेल गैस के दाम बढ़ेंगे तो फिर से महंगाई का आलम वही होगा, वही एक तरफ खाद्यान्न संकट बढ़ेगा, दूसरी तरफ आर्थिक महामारी बढ़ेगी। तो सॉल्यूशन तो कहीं दिख नहीं रहा है, और इसकी जद में एक तरह से मैं तो कहता हूं अमेरिका, यूरोप के देश हैं जो अपनी नीतियों को कहीं ना कहीं एक एक्सपेंशन मोड में जो रखते हैं, और हर जगह अपनी एक तरह से इन्वॉल्व होने की, और वहां कहने को तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं, बट कहीं भी आज तक इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे आप देख लीजिए अफ्रीका के देश हो, हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट किया जाते हैं और उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। और इसमें कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस जैसे संयुक्त राष्ट्र को भी इनएफेक्टिव बना दिया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अब ये हाल हो गया है कि सॉल्यूशन कहीं नहीं दिख रहा। सॉल्यूशन कहीं नहीं है। मनोज जी, आपको क्या भविष्य नजर आता है इस युद्ध का? इसके साथ आपको लग रहा है कि रशिया क्या किसी चीज का इंतजार कर रहा है, या फिर वो भी फुल इंटेंसिटी के साथ एक बार फिर से इस युद्ध में शामिल होगा और यूक्रेन पर अटैक करेगा? ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से चलता रहेगा जब तक वेस्टर्न कंट्रीज जो है सपोर्ट बंद ना करे यूक्रेन को, तब तक ये रहेगा। हालांकि वो अमेरिका ने खुलेआम स्टेटमेंट भी आया था डोनाल्ड ट्रंप का कि हम इस युद्ध में जो है रशिया और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका ज़्यादा शामिल नहीं होगा। और हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से ज़ेलेंस्की का जो एक बेइज्जती हुआ था अमेरिका में, और यही वो डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना था कि किसी न किसी रूप में वो एक राउंड टेबल पे लाया जाए और एक उसको मनाया जाए, या उसको प्रेशर दे करके। नॉर्मली अमेरिका प्रेशर ही देता है क्या, और डिक्टेट करता है कि जो है युद्ध को ख़त्म करो। हालांकि ज़ेलेंस्की जो है हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका का दौरा पिछले कुछ महीनों से नहीं किया है। उसको लगता है कि ट्रम्प जो है उन पे और ये जिस प्रेशर का जिक्र आप मनोज जी कह रहे हैं, यही प्रेशर तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बनाना चाह रहे हैं देवनाथ जी, और उस प्रेशर का कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा उसके रेपरकशंस हम देख रहे हैं, बात अटकी हुई है। जी हाँ मोनिका जी, देखिए अमेरिका कई बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह बातचीत करना चाहता है, मध्यस्थता का इस्तेमाल करके युद्ध को रोकना चाहता है, लेकिन हो रहा है कि अमेरिका इन्वॉल्व्ड पार्टी है। अमेरिका का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि अलग अलग युद्धों में अपने को शामिल करके रखना। इससे अमेरिका को मौका मिल जाता है दुनिया में थोड़ा चीन को और रूस को पृष्ठभूमि में डालने में, और अपने हथियार बेचना, ये भी एक कहीं ना कहीं अमेरिका की नीतियों में शामिल है। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो अगर हम देखें विश्व भर में ये जो दो महायुद्ध चल रहे हैं, तो ईरान अमेरिका के बीच, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था वो भी अभी शांत नहीं हुआ है। और जो तमाम तरह के दावे किए गए थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध को शांत कराएंगे, वो युद्ध तो शांत नहीं हुआ है, दूसरा युद्ध शुरू हो चुका है। स्थितियां क्या होंगी, क्योंकि अभी फिलहाल एस्केलेशन नजर आ रहा है हर तरफ। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।